हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया। तो आप लोगों ने लेक्चर पिछला रिवाइज किया, सेल मेम्ब्रेन एनसीईआरटी पढ़ी होगी, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पे, ठीक है। देखो, स्टार्टिंग में आप जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ोगे उसके बाद कुछ ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में दे रखा है, जिसको कि हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, जैसा कि नाम है, इनसाइड, ठीक है। इंडो मेम्ब्रेन सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं। अब देखना, पहला क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आर प्रेजेंट इन किस में होगा? तो प्रोकैरियोट्स में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स तो होते ही नहीं हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। तो ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल जिनके की फंक्शंस एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5 ऐसे समझ लो, अगर सेल ऑर्गेनेल हैं, उनके सारे फंक्शन एक कोऑर्डिनेटेड वे में हो रहा है, तो एक पूरा एक सिस्टम हुआ, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं क्या? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। अब देखो, अब इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं कि इस इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि यहाँ पे आएगा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। अगर हम बात करें प्लांट्स में, तो प्लांट्स के अंदर इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 सेल ऑर्गेनेल्स आएंगे। एनिमल्स की बात करेंगे तो 3। ऐसा क्यों होता है, अभी बात करते हैं। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? इट इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स वर्किंग इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। लिख सकते हो आप, इट इज अ सिस्टम ऑफ इट इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स वर्किंग इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। आ रही बात समझ में? अब इन प्लांट्स, लिखना है यहाँ पे क्या, कि इन प्लांट्स में इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स आएंगे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, गोल्जी बॉडी आएगा, लाइसोसोम आएगा, एंड वैक्यूल्स आएगा। क्या आएगा? वैक्यूल्स। अगर एनिमल्स की बात करें तो हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में डिफरेंस बताया था, याद करो। तो एनिमल्स में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी बॉडी होगा, लाइसोसोम होगा, और वैक्यूल यहाँ पे एब्सेंट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? लाइसोस वैक्यूल एब्सेंट होगा। अब एनसीईआरटी बोलती है कि जैसे प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर जो होते हैं हमारे पास, वो भी तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन वो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इसलिए नहीं आते क्योंकि उनका जो फंक्शंस है एक कोऑर्डिनेटेड वे में नहीं होता। हमारी बात समझ में? ठीक है। अब देखो, अब हम बात करेंगे इस इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में, सबसे पहले बात करेंगे किसकी? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। चलो, अब ले लेते हैं, हम एक सेल बनाते हैं यहाँ पे। आ जाओ, ये रहा हमारे पास एक सेल। सेल बहुत बड़ा दिख रहा है, ठीक है। ये रही हमारे पास सेल। अब सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। चलो कुछ कलरफुल खेलते हैं। हाँ, ये रहा हमारे पास। चलो न्यूक्लियस बनाते हैं, आ जाओ। न्यूक्लियस कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। लो, ये रहा न्यूक्लियस, और ये रहा इसका डबल मेम्ब्रेन बाउंड। हरी बात। अब देखो, इस न्यूक्लियर में जगह जगह पे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। लो, हमने क्या बना दिया यहाँ पे? पोर्स भी बना दिए। ये हमारे पास बोला न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर के स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस हम यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, इस न्यूक्लियस के आउटर सरफेस से, न्यूक्लियर के इस न्यूक्लियस के आउटर सरफेस से, ये रहा इसका आउटर सरफेस। आउटर सरफेस पे कुछ मेम्ब्रेनस फ्लैट स्ट्रक्चर होती हैं। क्या होती हैं? मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेनस फ्लैट स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। और साथ में क्या होते हैं? कुछ टिब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर भी होती हैं। क्या होती हैं? साथ में कुछ टिब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं। मेम्ब्रेनस फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं, और साथ में क्या होती हैं? कुछ टिब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। आ रही बात समझ में? जैसे ये रहा हमारे पास टिब्यूल्स। इन मेम्ब्रेनस फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी,
ठीक है। और ये ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे हम, ट्यूब्यूल्स। इन सिस्टर्नी और इन ट्यूब्यूल्स में कुछ मटेरियल्स का सेक्रेशन होता है जिसे पैक कर दिया जाता है एक बैग में, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेसाइकल्स। क्या बोलते हैं, वेसाइकल्स। अब देखो, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कौन कौन से पार्ट हुए, देखो पहला हो गया यहाँ पर क्या, सिस्टर्नी। दूसरा हो गया हमारे पास क्या, ट्यूब्यूल्स। एंड द थर्ड वन इज वेसाइकल्स। आ रही बात समझ में? तो ट्यूब्यूल्स, वेसाइकल्स एंड सिस्टर्नी। अब देखो, इन सिस्टर्नी के ऊपर, इन सिस्टर्नी के ऊपर कुछ, क्या कुछ राइबोसोम होते हैं, ठीक है। ये जो फ्लैट लाइक दिख रहा है हमें, इनके ऊपर क्या होते हैं, सिस्टर्नी। इनके ऊपर, सॉरी, इन सिस्टर्नी के ऊपर होते हैं राइबोसोम। अब देखो, अब आप बताओ कि यहाँ पे कौन सा राइबोसोम होगा, 70S और 80S। देखो यहाँ पे जो राइबोसोम होगा वो क्या होगा, 80S होगा, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। प्रोकैरियोटिक सेल में तो इंडो मेम्ब्रेन जैसे सिस्टम होती ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, ठीक है। तो हम किसकी बात करें, यूकैरियोटिक सेल की। तो यूकैरियोटिक सेल्स में इस सिस्टर्नी के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, एंड दिस राइबोसोम आर अटैच्ड विद द राइबोफोरिन्स, ठीक है। राइबोफोरिन्स के हेल्प से ये जो राइबोसोम है अटैच्ड होते हैं इस सिस्टर्नी के ऊपर, एंड इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन्स। आ रही बात समझ में? तो लिखना यहाँ पे क्या, कि सम राइबोसोम्स, क्या लिखेंगे हम, सम राइबोसोम्स आर अटैच्ड with cisternae with the help of riboflavin and help in protein synthesis। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इन पे राइबोसोम नहीं होता, ठीक है। अब देखो, जो सिस्टर्नी के ऊपर राइबोसोम के आ जाने से इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंड लिख सकते हो यहाँ पे, दिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज, क्या बोल सकते हो, क्या, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमें बात करेगा, क्वेश्चन में देगा कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, किसके हेल्प से, राइबोसोम के हेल्प से। आ रही बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये जो ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ये भी क्या करते हैं, इनके ऊपर राइबोसोम नहीं होता, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वेयर, या लिख सकते हो कि एंड एट दिस where ribosomes are absent, then it is क्या known as स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या होता है, ट्यूब्यूल्स वाला फॉर्म से, ठीक है। एंड इट हेल्प इन लिपिड सिंथेसिस, क्या, लिपिड सिंथेसिस एंड सम एस्टेरॉयडल हार्मोन्स, एस्टेरॉयडल हार्मोन्स। जितने भी हार्मोन्स आप स्टेरॉयड वाले होते हैं, ठीक है, जितने भी स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं वो बनते ही हैं लिपिड से। हरी बात समझ में? अब देखो, हमने क्या बात किया कि इन वेसाइकल्स एंड ट्यूब्यूल्स में कुछ मटेरियल्स बनते हैं जिनको कि पैक करके इन वेसाइकल में रख दिया जाता है। आ रही बात समझ में? तो इन वेसाइकल्स में क्या होता है, इन वेसाइकल्स में होता है प्रोटीन्स एंड लिपिड। क्या होता है, प्रोटीन्स एंड लिपिड। देख सकते हो कि वेसाइकल्स के बारे में आपको लिखना है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इन वेसाइकल्स, इन वेसाइकल्स प्रोटीन्स एंड lipids are packed, that is
that is made by RER एंड SER। आ रही बात समझ में? अब देखो, हमने बात किया कि कुछ यहाँ पे मेम्ब्रेनस फ्लैट स्ट्रक्चर होती है जिसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और साथ में इसमें कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी होती हैं जिसे हम बोलते हैं टिब्यूल्स। आ रही बात? अब सेल के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन सिस्टर्नी और इन टिब्यूल्स के नंबर को घटा बढ़ा सकते हैं। जैसा कि अगर मान लो किसी सेल में अगर प्रोटीन्स के फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हम वहाँ पे सिस्टर्नी को इंक्रीज कर देंगे, और अगर किसी सेल में अगर लिपिड की फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हम वहाँ पे टिब्यूल्स की संख्या को इंक्रीज कर देंगे। आ रही बात समझ में? और उनको हम पैक कर देंगे कहाँ पे? इस वेसाइकल्स में। एंड इन दिस वेसाइकल्स द प्रोटीन्स एंड द लिपिड्स आर प्रेजेंट इन अ प्योर फॉर्म्स, या इसे हम बोल सकते हैं अनमॉडिफाइड फॉर्म। ठीक है, किस पार्ट में होते हैं? जो ऐसा बना होता है सिर्फ वैसा ही आ जाता है। बट हमारी जो बॉडी होती है, मोस्ट ऑफ द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर कंज्यूम्ड बाय आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड द ग्लाइकोलिपिड। क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि आवर बॉडी या आवर सेल, बॉडी और सेल consume most of the protein and lipid in the form of glycoprotein and ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में हमारी जो बॉडी होती है वो क्या करती है? कंज्यूम करती है। आ रही बात समझ में? अब देखो, इन वेसाइकल्स को अगर सेल में ज़रूरत पड़ती है तो सेल में तो इन्हें क्या किया जाता है? ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर इसी समय जैसे ये बने वैसे ही अगर इसे हमें सेल से बाहर अगर इसका यूज है तो हम इस वेसाइकल्स को बाहर कर देते हैं। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? बात करो कैसी? क्वासी फ्लूइड नेचर की। फ्लूइड नेचर होने की वजह से हम यहाँ से वेसाइकल्स को पैक करके बाहर भेज सकते हैं। ठीक है, तो इस वेसाइकल्स को हम बाहर भेज रहे हैं। अब देखो, सेल से हम अगर कुछ भी बाहर भेजते हैं तो क्या बोलते हैं कि दो चीज़ होती है, एक होता है सिक्रीशन और एक होता है क्या? एक्सोसाइटोसिस। तो अगर हम किसी यूजफुल सब्सटेंस को सेल से बाहर भेजते हैं तो उसे हम बोलेंगे सिक्रीशन। अगर किसी वेस्ट मटेरियल्स को वेसाइकल्स में पैक करके अगर बाहर भेजेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, अगर हम इस वेसाइकल को बाहर भेज रहे हैं तो ये क्या प्रोसेस हुई यहाँ पे? सिक्रीशन। क्या हुई? सिक्रीशन। आ रही बात, चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अब हमने क्या बात किया कि ये जो स्ट्रक्चर होती है मेम्ब्रेनस। अब देखो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब समझो क्या है। इंडो का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे, सॉरी, इंडो का मतलब हमारी सेल के इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब साइटोप्लाज्म में, रेटिकुलम का मतलब होता है क्या? रेटिकुलम का मतलब होता है पूरा एक नेटवर्क। तो इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सॉरी, इनसाइड द सेल या इन द साइटोप्लाज्म मेनी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट। ठीक है, इनका पूरा एक नेटवर्क होता है, दैट इज नोन एज द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये क्या करती हैं? देखो, इनके अंदर का भी एक ल्यूमेन है, ठीक है, इनके अंदर भी स्पेस है, और इसके बाहर एक साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो ये क्या करती है? इस पूरे साइटोप्लाज्म को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देती हैं। तो हम क्या बोल दे? ये पूरे सेल के अंदर का पार्ट है तो बोल दे क्या? इंट्रासेलुलर स्पेस को। इंट्रासेलुलर स्पेस को ये क्या करती हैं? दो पार्ट में डिवाइड करती हैं। तो लिख सकते हो क्या कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम divides intracellular space into टू कंपार्टमेंट। किसमें? टू कंपार्टमेंट। सॉरी, इनटू टू कंपार्टमेंट। क्या लिख सकते हो? इनटू टू कंपार्टमेंट दैट इज इनसाइड द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज नोन एज द ल्यूमिनल। फर्स्ट वन इज ल्यूमिनल, इसके ल्यूमेन में, एंड दिस इज इनसाइड
ER, एंड द सेकेंड वन इज एक्स्ट्राल्यूमिनल. क्या है? एक्स्ट्राल्यूमिनल. दैट इज द साइटोप्लाज्म. आ रही बात समझ में? तो हमने क्या बात किया यहाँ पे कि हमारे न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती हैं जिसे हम बोलते हैं क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेनस होती हैं ऐसे फ्लैट, ठीक है, इसे हम क्या बोल देते हैं? सिस्टर्नी. और जो टिब्यूल्स के फार्म होते हैं हम उसे बोल दिए टिब्यूल्स, ठीक है. सिस्टर्नी पे जुड़े होते हैं राइबोसोम जो कि हेल्प करते हैं प्रोटीन्स के फार्मेशन में, और उस प्रोटीन्स को हम पैक कर देते हैं कहाँ पे? वेसाइकल्स में. टिब्यूल्स के पास राइबोसोम नहीं होते हैं, ठीक है. तो और ये क्या करते हैं? लिपिड और स्टेरॉयडल हार्मोन्स का सिंथेसिस करते हैं, और इस लिपिड का सिंथेसिस करके इसे हम वेसाइकल्स में पैक कर देते हैं. इस वेसाइकल्स जो है ये भरा हुआ है इसके अंदर लिपिड एंड प्रोटीन, एंड दिस इज अ useful material, and this useful material when come out from the cell, then this process is known as a secretion. आ रही बात समझ में? चलो आगे चलते हैं. अब देखो हमारी बॉडी जो होती है, हमने क्या लिखा था एक सेंटेंस कि हमारी बॉडी जो मोस्ट ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन होती है उसे हम यूज करते हैं किसमें? ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स के फार्म में. अब इस ग्लाइकोलिपिड को और इस ग्लाइकोप्रोटीन्स को फॉर्मेशन के लिए यानी मैचुरेशन के लिए इस प्रोटीन और लिपिड जो यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनाया है इसको मैचुरेशन के लिए हम कहाँ भेजते हैं? गोल्जी बॉडी के पास. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी, ठीक है. नेक्स्ट स्टडी लिख रहा है यहाँ पे गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडी. तो गोल्जी नाम क्यों पड़ा है यहाँ पे? क्योंकि इसके जो डिस्कवरी किया था किसने? कैमिलो गोल्जी ने. किसने? कैमिलो गोल्जी 1898, ठीक है. आरी बात में. एंड द डायामीटर जो इसका होता है हम यहाँ पे बनाएंगे अभी. डायामीटर को निकलना क्या? 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर. इसको याद करना कैसे? आधा से एक. कैसे याद करना? आधा से एक. डायामीटर कैसा होता है गोल्जी बॉडी का? आधा से एक. आरी बात. कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इसकी डिस्कवरी की थी. अब देखो ये जो होते हैं ये होते हैं फ्लैट एंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है. कैसी होती है? फ्लैट एंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस इज स्टैक होती है एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर इन द कंसेंट्रिक वे. तो क्या लिख सकते हैं हम? इट इज. देखो पहले इसका फिगर बनाते हैं फिर लिखते हैं. देखो ये क्या है? फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर. कैसी है? ये है फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. कैसी है? दिस इज अ फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. इट इज अ फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर. स्टैक्ड होती है एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर, एंड अरेंज्ड इन अ कॉन्सेंट्रिक फॉर्म. कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? जैसे हम बात करूँ यहाँ पर ले रहा ये हमारे पास सर्कल. अब देखो इसको हटा दो. अब देखो यहाँ पे जो भी है ये या ये लो, ठीक है. अब देखो इनका जो सेंटर क्या है? एक ही है. सेंटर क्या है? एक ही है. इसीलिए क्या बोलते हैं हम? कंसेंट्रिक फॉर्म, ठीक है. आ रही बात समझ में? ठीक है. एंड दे आर कंसेंट्रिकली अरेंज. लिख सकते हो क्या? दीज आर फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर concentrically arranged. ओके, ठीक है. अब देखो यहाँ पे जो होता है इसके अंदर पोलैरिटी पाई जाती है. पोलैरिटी का मतलब वो नहीं आयन जैसा नहीं पोलैरिटी, ठीक है, प्लस माइनस वाला नहीं. आरी बात समझ? आयंस में जो पोलर मालिक्यूल्स आप समझ रहे हो वैसा नहीं, ठीक है. एक समझ लो इसको प्लस माइनस, ठीक है. वो पोलर नहीं, जो पोलर नॉन पोलर वाला नहीं. इसके स्ट्रक्चर में पोलैरिटी होती है, ठीक है. जैसे जो न्यूक्लियस की साइड है या जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड है एनसीईआरटी बार बार लिखती है क्या? न्यूक्लियस के साइड, टुवर्ड द न्यूक्लियस. जबकि ये जो होता है क्लोजली एसोसिएटेड होता है किसके साथ? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, क्योंकि इसका जो फंक्शन है वो एसोसिएट है किसके साथ? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि दिस गोल्जी बॉडी इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड द पार्ट
टुवर्ड द न्यूक्लियस और टुवर्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज सिस फेस या फॉर्मिंग फेस, या आप इसको देख रहे हो कैसा है, ये हमारे पास कोई लेंस लेंस जो दोनों तरह से उभरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो ये कैसा फेस हो गया, कॉन्वेक्स। ये क्या है जो दबा रहता है इधर से, ये कौन सा फेस हुआ, कॉनकेव। तो ये जो नीचे वाला फेस है टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन, टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन कैसा है, कॉनकेव। आ रही बात समझ में। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, आप फिगर बनाओ, आप उसको समझते जाओ, आप लिखते जाओ, पूरी बायोलॉजी खत्म। ठीक है, टर्मिनोलॉजी आना चाहिए, डायग्राम आना चाहिए, डायग्राम प्लस टर्मिनोलॉजी इक्वल टू बायोलॉजी। ठीक है, तो आप डायग्राम बनाओ और उसके बाद उसकी टर्मिनोलॉजी आपको पता है तो फिर आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया कि ये किसके तरफ एसोसिएट होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियस के साइड। ठीक है, अब देखो फॉर्मिंग फेज क्यों पढ़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से जो पैक हुआ है रॉ मटेरियल इसमें जो है लिपिड और प्रोटीन्स का, जो कि अभी मॉडिफाइड नहीं है यानी मैच्योर नहीं है, वो यहाँ से इसमें इंटर करता है। ठीक है, अब इसका यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगा, फॉर्मेशन होगा एज ए ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, एंड दिस इज नोन एज ए फॉर्मेशन फेज। ठीक है, फार्मिंग फेज। आ रही बात समझ में। अब लिख सकते हो क्या यहाँ पे कि गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी क्लोजली एसोसिएटेड विथ, क्लोजली एसोसिएटेड विथ किसके साथ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी बार बार लिखती है क्या, न्यूक्लियस टुवर्ड द न्यूक्लियस, टुवर्ड द न्यूक्लियस। उन्होंने न्यूक्लियस को सेंटर में ले रखा है, जबकि ये होती कहाँ पे, क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ पे एक हमारे पास इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, इसलिए टुवर्ड द न्यूक्लियस ले लिया है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोल सकते हैं, चलो ठीक है। अब क्या बोल सकते हैं हम कि द साइड टुवर्ड द, साइड टुवर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज, इज नोन एज क्या, सिस फेस। ठीक है, या बोल सकते हैं इसे क्या हम, फॉर्मिंग फेस, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोलो, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। अब जो साइड होती है क्या, टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टुवर्ड, साइड टुवर्ड, किसकी साइड की बात हो रही है यहाँ पे, गोल्जी बॉडी की साइड टुवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज क्या, सिस। तो यहाँ पे क्या बोल दिया हमने इसको, ट्रांसफेस, या इसे हम बोलेंगे क्या, मैच्योरिंग फेस, क्योंकि यहाँ पे मैच्योर के यहाँ से बाहर निकलती है साइकिल में पैक हो गया इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, और इसके शेप के अकॉर्डिंग हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, कॉनकेव फेस, क्या बोल देंगे, कॉनकेव फेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो गोल्जी बॉडी है वो क्या करती है, यहाँ से वेसाइकल्स को गोल्जी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, लो। ठीक है, अब ये क्या होती हैं, यहाँ पे आती रहती हैं और इनका मैच्योरेशन होता रहता है। आ रही बात समझ में। अब देखो हमने अभी बात में क्या था, क्योंकि गोल्जी बॉडी में भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं, एक तो फ्लैट लाइक डिस्क स्ट्रक्चर हमने बात किया, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर तो कॉन्सेंट्रिकली अरेंज होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा इसका बात किया, क्योंकि ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग पे हमें बात करना था, तो हमने अभी इसका पूरा एक ले लिया, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर बन रहा है, फॉर्मिंग फेज क्या होता है, ठीक है, मैच्योरिंग फेज क्या होता है। बट इट आल्सो हैव ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, क्या होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसके पास ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। इट लिख सकते हो आप यहाँ पे, इट आल्सो कंटेन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसे हम भी क्या बोलते हैं, टिब्यूल्स बोल सकते हैं, दैट इज टिब्यूल्स, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, टिब्यूल्स बना देते हो आप यहाँ पे, देखो ये रहा यहाँ पे टिब्यूल्स। ठीक है, ये ट्यूबुलर फॉर्म में। अब यहाँ से भी क्या होता है, जब ये वेसाइकल्स में जो पैक लिपिड एंड प्रोटीन से ये क्या होते हैं, जब मैच्योर हो जाते हैं तो यहाँ पे भी इसे भी हम वेसाइकल्स में पैक कर देते हैं, लो। तो इसके भी तीन पार्ट हो गए, सिस्टर्नी जिसे फ्लैट लाइट सिस्टर है उसे भी हम सिस्टर्नी यहाँ पे बोल देते हैं, टिब्यूल्स हो गया, एंड लिख सकते हो यहाँ पे क्या, आल्सो हैव, आल्सो हैव क्या, वेसाइकल्स।
फिल्ड विथ क्या, बोलो किससे फिल्ड होते हैं, मैच्योर फॉर्म ऑफ द लिपिड एंड द प्रोटीन, फिल्ड विद द मैच्योर फॉर्म्स ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। आ रही बात समझ में? अब देखो गोल्जी बॉडी पे हमने क्या देखा कि गोल्जी बॉडी जो होती है वो क्लोजली एसोसिएटेड होती है किसके साथ, न्यूक्लियस बोल सकते हो या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोले। और टुवर्ड द न्यूक्लियस साइड जो फेस है उसे हम बोलेंगे क्या, कॉन्वेक्स, इसका स्ट्रक्चर के बेस पे यहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है, ठीक है, इसे बोलेंगे क्या, फॉर्मिंग फेस, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, सीज फेस। टुवर्ड द साइटोप्लाज्म क्या होता है यहाँ पे, कॉनकेव फेस, स्ट्रक्चर जैसा है, ठीक है, यहाँ से मैच्योर होकर निकल रही है वेसिकल्स में पैक होकर, इसलिए हम इसे मैच्योरिंग फेस, और सीस है तो यहाँ पे क्या बोल दिया हमने, ट्रांसफेस। आ रही बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इन वेसाइकल्स में, सॉरी अब चलो थोड़ा सा एक और चीज़ समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इस गोल्जी बॉडी के दोनों के वर्क क्या है, क्लोजली एसोसिएटेड है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी जो सेल होती है वो इनके आसपास कोई अदर सेल ऑर्गेनेल्स नहीं रखती है, जैसे राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट में तो प्लास्टिड, ठीक है, अदर सेल ऑर्गेनेल नहीं रखती, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। तो हमारी जो सेल्स होती है इस गोल्जी बॉडी के चारों तरफ कुछ स्पेस जो होती है वो छोड़ देती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ एक्सक्लूजन। क्या बोलते हैं, जोन ऑफ एक्सक्लूजन। क्या बोलेंगे, जोन ऑफ एक्सक्लूजन। अगर हमसे पूछेगा जोन ऑफ एक्सक्लूजन इज एसोसिएटेड विद किससे, गोल्जी बॉडी से, ठीक है। अब ये रहा हमारे पास गोल्जी बॉडी यहाँ पे खत्म, ठीक है। अब देखो, अब इन वेसाइकल्स में जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड पैक हुए हैं, गोल्जी बॉडी क्या करती है, इन्हें मॉडिफाई कर देती है कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में, ठीक है, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में मॉडिफाइड करके वेसाइकल्स के फार्म में क्या करती है, बाहर निकाल देती है। लो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे भी वेसाइकल्स हैं जिसमें कि कुछ क्या भरे हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। क्या है, हाइड्रोलिटिक या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, and this vesicles is known as the lysosome, and in this lysosome the hydrolytic enzymes are present in the inactive forms, and is due to this lysosome is known as the primary lysosome, ठीक है, या it is also act as a बैग, ठीक है, जिसमें कि भरे होते हैं क्या, एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम, ठीक है। देख रहे हो कैसे इनका वर्क एक दूसरे से क्लोजली एसोसिएटेड है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, पूरा एक सिस्टम बन रहा है, इसे हम बोलते हैं क्या, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इसलिए बोल रहे हैं इसको। चलो अब बात करते हैं लाइसोसोम। तो बात आती है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम इज मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। क्यों मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, क्योंकि बात ही कर रहे हैं इंडो मेम्ब्रेन की, ठीक है। यहाँ पे लिखना है हेडिंग लाइसोसोम, लाइसोसोम्स लिख सकते हो। इट इज आल्सो अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय, किससे, फॉर्म्ड बाय, कौन बना रहा है इसे, गोल्जी बॉडी। अगर ऑप्शन में अगर गोल्जी बॉडी ना दे, इफ इन ऑप्शन, यहाँ पे लिख सकते हो, इफ इन ऑप्शन गोल्जी बॉडी एब्सेंट, ये एब्सेंट है, ठीक है, एब्सेंट, देन आंसर विल बी, आंसर विल बी क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बिकॉज जो रॉ मटेरियल है, जो इसके अंदर लिपिड और प्रोटीन है, कौन बना के दे रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो हम वहाँ पे अगर गोल्जी बॉडी ना दे तो हम लिख सकते हैं क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो यहाँ पे लिख दें कि फॉर्मेशन कैसे होता है, समझ ले। हमने बताया कि एट द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी मॉडिफाइड क्या करती है, गोल्जी बॉडी मॉडिफाइड सम लिपिड सम प्रोटीन्स। देखो एंजाइम फॉर्म बनाता है प्रोटीन्स, ठीक है, तो लिपिड के यहाँ पे वर्क नहीं है, तो मॉडिफाई सम प्रोटीन्स इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कौन सा एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स,
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, ये बायोमॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। आ रही बात समझ में? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइक कौन सा, प्रोटीएजेज दैट डाइजेस्ट द प्रोटीन डाइजेशन, दैट हेल्प इन द किस में, प्रोटीन्स डाइजेशन में, प्रोटीन्स डाइजेशन में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेजेज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किसके करता है, कार्बोहाइड्रेट के। लाइपेज किसमें करेगा, बोलो, लिपिड में। एंड न्यूक्लियेजेज किसके करेगा, न्यूक्लिक एसिड में, किसके, न्यूक्लिक एसिड। आ रही बात समझ में? तब इन वेसाइकल्स में एंजाइम्स भरे होते हैं, जिससे हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और इस स्ट्रक्चर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, लाइसोसोम। फॉर्मेशन कौन करता है, गोल्जी बॉडी। अगर आंसर में गोल्जी बॉडी ना आ दो तो क्या बोल देंगे हम, लाइसोसोम। आ रही बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, लाइसोसोम जो होता है एक पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल्स है। कैसा, पॉलीमॉर्फिक। क्यों? क्योंकि इसका जो फंक्शंस होता है, अब देखो एनसीईआरटी यहाँ पे खत्म हो जाती है, एनसीईआरटी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब हम कुछ ऐसा बात करेंगे जो कि हमारे बायोलॉजी में यूज होगा। बहुत जगह पे ऐसे क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, आपको ऐसी टर्मिनोलॉजी मिल सकती है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं लाइसोसोम का, ठीक है, समझना है यहाँ पे। तो लाइसोसोम चल रहा है यहाँ पे, और लाइसोसोम में हम बात कर रहे हैं क्या, कि इट इज अ पॉलीमॉर्फिक, क्या है, इट इज अ पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल्स। क्या है, पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। क्यों पॉलीमॉर्फिक बोल रहे हैं, क्योंकि देखो पहले जैसा ये फॉर्म हुआ है, कैसा है, इट इज अ इनएक्टिव स्टेट में, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, प्राइमरी लाइसोसोम। कैसा होता है, प्राइमरी लाइसोसोम। पहला देखो क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम। दैट इज, क्या होता है इसमें, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि इनएक्टिव फॉर्म होते हैं, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर एक्टिव ओनली इन द एसिडिक पीएच, ठीक है। जब पीएच लो होता है यानी H प्लस ज़्यादा होता है, तब ये वर्क करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम इसे क्या बोल देंगे कि इट इज इट कंटेन इनएक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या कंटेन करती है, इनएक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये ऐसे ही एक करती है नॉर्मल एक पैकेजिंग बैग जैसा, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास लाइसोसोम का मेन फंक्शन क्या है, डाइजेशन करना, क्योंकि इसके पास एंजाइम्स होते हैं, और बायोमॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करना। अब देखो, हमारी जो सेल्स होती है, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, समय समय पे डेड होते रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे डेड है कोई सेल ऑर्गेनेल, यहाँ पे कुछ कचरा है, मतलब सेल में जितनी भी गंदगी वंदगी है, ठीक है, कोई डेड पार्ट है, वो क्या आता है, सेल में इकट्ठा होता है, ठीक है। अब ये जो लाइसोसोम अगर इसका डाइजेशन करती है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्योंकि देखो पहले नेमिंग समझना, ये क्या है, इसका खुद का मटेरियल है, इसे हम बोलेंगे क्या, आटो, ठीक है, आटो। अगर, और फेगोसाइटिक का मतलब क्या होता है, खा जाना, यानी उसको डाइजेस्ट करना। तो इस अगर लाइसोसोम इस इंटरनल पार्ट में जो खुद का सेल का यानी ऑटो है, उसका अगर डाइजेशन करती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑटोफेगी। अगर कोई सबस्टांस अगर बाहर से आता है, बाहर से अगर आता है, तो वो कैसा हुआ, ऑटो नहीं हुआ, कैसा हुआ, हेट्रो हुआ, उससे हम क्या बोलेंगे, अगर उसका डाइजेशन करता है तो हेट्रोफेगी। तो इसका क्या दो काम हुआ, एक तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोफेगी, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जो सेल के बाहर से आया, उससे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोफेगी। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या करती है, दो तरह का डाइजेशन करती है। क्या डाइजेशन करती है इसका, लिखना यहाँ पे, डाइजेशन में लिख देना यहाँ पे, लाइसोसोम क्या डाइजेशन करती है, एक तो इंट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर एंड दूसरा जो होगा क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर। अब देखो, हमने क्या बोला, इंट्रासेलुलर में जो मटेरियल है, ठीक है, ये जो मटेरियल भरा है, ठीक है, इसको डाइजेस्ट करती है, तो क्या बोल देंगे, ऑटोफेगी, ऑटोफेगी।
और बाहर से आया है मतलब ऑटो नहीं, इसे हम क्या बोल देंगे, हेटेरोफेगी। ठीक है। अब देखो जो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर में जो होता है बाहर से जो भी सब्सटेंस यहाँ पे आता है वेसाइकल्स में पैक करके आ गया यहाँ पे। अब इसमें दो प्रोसेस हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर में जो मटेरियल आ रहा है यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर में, या तो वो कैसा हो, सॉलिड हो, या तो हो सकता है लिक्विड हो। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आएगा, क्या समझना उसे। अगर किसी भी सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर अगर कोई भी चीज़ आ रहा है साइकिल्स में पैक करके आ रही है, ठीक है, जैसे हम बात करने से ये सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, फ्लूइड नेचर की होती है। फ्लूइड नेचर का होने से फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि ये हेल्प करती है इंडोसाइटोसिस में, हमने बताया था सेल को इंडोसाइटोसिस, कुछ भी आता है यहाँ पे, ऐसे कोई मटेरियल आया, ठीक है, अब ये सेल के लिक्विड नेचर होने के, फ्लूइड नेचर होने से क्या होता है, धीरे 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 उसमें धंसता जाएगा और ये अंदर आ जाएगा। ठीक है, और फिर सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, जैसे तैसे हो जाती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, इंडोसाइटोसिस। क्या बोलते थे हम लोग, इंडोसाइटोसिस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, कोई भी मटेरियल अगर अंदर आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इंडोसाइटोसिस, इस प्रोसेस को। ठीक है, तो इंडोसाइटोसिस में हमारे पास मटेरियल सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड में हो सकता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, इंडोसाइटोसिस में, इसको समझ लेना आप यहाँ पे। ठीक है, अगर सॉलिड मटेरियल है, क्या है, सॉलिड, और यहाँ पे अगर क्या है, लिक्विड। ठीक है, इंडोसाइटोसिस। इस सॉलिड मटेरियल को क्या बोलेंगे और इस लिक्विड मटेरियल को क्या बोलेंगे। इस सॉलिड मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, बोलो, इसे बोलते हैं क्या, पिनोसाइट। जो लिक्विड होता है पिनोसाइट, सॉरी पिनोसोम, पिनोसोम याद रखना, पिनोसोम। और ये जो सॉलिड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फेगोसोम। ठीक है, जो सॉलिड मटेरियल होता है उसे हम बोलते हैं फेगोसोम, जो कि इंडोसाइटोसिस की प्रोसेस से आता है। और जो लिक्विड मटेरियल होता है क्या बोलते हैं हमें, पिनोसोम। तो अगर फेगोसोम मतलब जो सॉलिड मटेरियल अंदर आ रहा है तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, फेगोसाइटोसिस। क्या दे देंगे, फेगोसाइटोसिस। अब याद आया ये वर्ड कहाँ पे आता है, WBC हेल्प इन फेगोसिटिक नेचर। ठीक है, WBC कैसे होती है, फेगोसिटिक नेचर का, और इसे हम क्या बोलते हैं, पिनोसाइटोसिस। ठीक है, अभी तक हम ये सब क्या बात कर रहे हैं, ये सब टर्मिनोलॉजी है। अभी हमने बात नहीं किया, अभी हमने क्या बात किया, प्राइमरी लाइसोसोम होता है। अब देखो लाइसोसोम वर्क कैसे करता है, जैसे यहाँ पे कोई एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस है, यहाँ पे आगे कोई मटेरियल, ठीक है, ये रहा हमारा एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस, समझ लो, यहाँ से ये मटेरियल यहाँ पे आ गया वेसिकल्स पे खुल के। ठीक है, अब ये इसको हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल्स। इसके अंदर फूड भरा है, फूड कैसा है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल्स। देखो इंडोसाइटोसिस हमने लिखा है ना, ये इंडोसाइटोसिस में ये इसका एक पार्ट है, पिनोसाइटोसिस। ठीक है, और फेगोसोम और पिनोसोम ये किसी बात की है, सबस्टांस के लिए, जो फूड फूड वैक्यूल्स जो आ रहे हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल्स आ रहे हैं। चलो समझते हैं अब देखो, अब इन फूड वैक्यूल्स, जो फूड वैक्यूल्स हैं, इनके साथ समझ लो, इसको हमने यहाँ पे लाया और इस फूड वैक्यूल्स को, ठीक है, फ्यूज करा देते हैं किसके साथ, लाइसोसोम के साथ, और लाइसोसोम इसके अपने अंदर ले लेती है। ठीक है, अब देखो, अब हम इस एंजाइम्स जो होते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में, जो प्राइमरी लाइसोसोम है वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कैसे हैं, इनएक्टिव फॉर्म है, एंड इट एक्ट एट एसिडिक पीएच। क्या बोलते हैं, लीजिए यहाँ पे, चलो, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इट कंटेन इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बिकॉज इट एक्ट एट एट एसिडिक पीएच। किस पे, एसिडिक पीएच पे। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एसिडिक इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे होते हैं कुछ क्या, स्पेसिफिक प्रोटीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप यानी H+ का। ये क्या करते हैं, जैसे ही अब इसके अंदर H+ की एंट्री करा दी जाती है, अरे H+ बढ़ेगा तो पीएच कम होगा, यानी अंदर का इन्वायरमेंट कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोफेगोसोम। आ रही बात समझ में, क्योंकि बाहर से आए हुए सबस्टांस को लाइसोसोम अपने अंदर लेके डाइजेस्ट करने वाली है, तो उस समय इस लाइसोसोम को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोफेगोसोम। आ रही बात समझ में, तो सेकेंड जो लाइसोसोम हुआ कैसा हुआ, हेटेरो
फेगोसोम, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, एक्स्ट्रा सेलुलर सबस्टांस प्लस प्राइमरी लाइसोसोम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो है लिखना है यहाँ पे, क्योंकि एक्टिव फॉर्म से है, एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। इसे हम क्या बोल देंगे, हेट्रोफेगोसोम। और जो तीसरा, अगर यही प्रोसेस, अगर ये जो सबस्टांस जो खुद का सेल का है, अगर उसके साथ करेंगे तो इसे हम क्या बोल देंगे, ऑटोफेगोसोम। क्या बोल देंगे, ऑटोफेगोसोम। आ रही बात समझ में? पहला प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा हेट्रोफेगोसोम, तीसरा ऑटोफेगोसोम, ठीक है। ये सब बातें समझ में आई। इंडोसाइटोसिस क्या होता है, अगर फूड सॉलिड है तो उसे फेगोसोम बोलेंगे, और उसके आने की जो प्रोसेस है उसे क्या बोलेंगे, क्या, फेगोसाइटोसिस। एंड अगर मटेरियल कैसा है, वाटर लिक्विड ऐसा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, पिनोसोम। और उसका जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस, ठीक है। अब देखो, ऑटोफेगोसोम एंड हेट्रोफेगोसोम, ये बातें हमें समझ में आई। तो लाइसोसोम का कैसा पार्ट देखा हमने, प्राइमरी, हेट्रोफेगोसोम, ऑटोफेगोसोम। तो अभी हम क्या समझ रहे थे, प्रोसेस। प्रोटॉन पंप में क्या करते हैं, यहाँ पे इंटर करा देते हैं, इंटर करा देते हैं, फिर क्या होता है कि ये एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं, और इस मटेरियल को क्या कर देते हैं, यहाँ पे समझ लो डाइजेस्ट कर दिए, खत्म कर देते हैं। अब देखो क्या होगा, अब ये जो डाइजेस्टेड, अब ये जो डाइजेस्टेड जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल भरा हुआ है, जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल भरा हुआ है, इस लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल बॉडी। क्या बोलेंगे, ठीक है। अब सॉरी, समझते हैं रेजिडुअल बॉडी किसे बोलेंगे। चौथा क्या है, इसे बोल देते हैं क्या, लाइसोसोम का ही पार्ट है, क्या बोलेंगे हम, रेजिडुअल, ये रेजिडुअल लाइसोसोम बोल सकते हैं, अच्छा ठीक है। देखो अब क्या होता है, ये जो डाइजेस्टेड पार्ट है, अब सेल क्या करती है कि इस लाइसोसोम को कहाँ लाया जाता है, यहाँ पे सेल के पास, ठीक है। और ये सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज होती है, ठीक है। और उसके बाद इस वेस्ट मटेरियल को पैक बाहर निकाल देता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। तो वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर लाना, वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर लाना, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। एंड यूजफुल मटेरियल को सेल से बाहर लाना क्या हुआ, सिक्रीशन, ठीक है। अब इसको नोट करना, अभी आ रही बात समझ में। तो क्या है यहाँ पे कि जितने भी डाइजेस्ट हुआ जो यूजफुल सबस्टांस है, वो तो सेल मेम्ब्रेन, सॉरी साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, रिलीज कर दिया जाएगा। और जो वेस्ट मटेरियल बचेगा उसे हम क्या बोलेंगे, रेजिडुअल बॉडी, जिसे कि क्या करते हैं, इसे साइकिल्स में पैक करके क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हो क्या यहाँ पे कि ऑल द यूजफुल सबस्टांस released into the cytoplasm, in the cytoplasm, and waste materials are remains inside lysosome, and this is known as residual body. And these waste material are excreted outside the body is known as एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो वेस्ट मटेरियल्स को सेक्रेटेड करते हैं, सॉरी सेक्रेटेड लेते हैं यहाँ पे, सॉरी एक्सक्रीटेड सही है, ठीक है। अगर वेस्ट मटेरियल को हम सेल से बाहर निकालते तो उसे हम बोलते हैं क्या, एक्सोसाइटोसिस। अगर यूजफुल मटेरियल्स को अगर हम सेल से बाहर निकालते हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, सेक्रीशन। चलो आगे देखते हैं। अब देखो लाइसोसोम जो होता है ये क्या करता है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्योंकि सारे जो मटेरियल्स होते हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं, सेल के अंदर ही आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, सेल के अंदर। अरे बाहर वाला भी आ रहा है कहाँ, सेल के अंदर, ठीक है। ये भी क्या है, इंट्रासेलुलर। और क्योंकि सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है,
बट लाइसोसोम क्या करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करता है, यानी सेल के बाहर। ठीक है, हम जब सेल वॉल पढ़ा रहे थे तो बोले कि मोस्ट ऑफ द सेल वॉल जो फंजाई की होती हैं, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो तो अपना फूड बना लेते हैं। ठीक है, अब सेल वॉल में क्या होते हैं, पोर्स, पता है ना सेल वॉल्स में क्या होते हैं, पोर्स। अब देखो यहाँ पे होती है सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे होते हैं लाइसोसोम। ठीक है, ये क्या है, लाइसोसोम। यहाँ पे पैक है एंजाइम्स। अब जब फंजाई होती है, देखो फंजाई तो खुद का खाना बनाती नहीं है, फंजाई डिपेंड होती है किस पे, डेड डिकेइंग मटेरियल पे, एब्जॉर्प्शन करती है। ठीक है, उनसे एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कैसे करती है, क्या करती है कि वो इन लाइसोसोम को सेल मेम्ब्रेन से निकालती है, इन पोर से होते हुए बाहर लाती है। ठीक है, कहाँ पे, बाहर के सबस्टांस पे, और इन्हें क्या करती है, डाइजेस्ट करती है, और डाइजेस्ट करके पोर का साइज करके फिर क्या करती है, इसको क्या करती है, इन्हें अपने अंदर ले लेती हैं, यानी अपने अंदर यानी कि इसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं बाहर से ही। ठीक है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है वहाँ पे। ठीक है, अब देखो लाइसोसोम का ये जो एक्टिविटी है इसे क्या बोल रहे हैं हम, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। कैसा है ये सब, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में। अब देखो कुछ प्रोसेस यहाँ पे आती है, और एग्जाम्पल जैसे कि हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होती हैं जो समय समय पर डेड होती रहती हैं, जिन्हें कि शरीर से क्या करना होता है, बाहर निकालना पड़ता है। जैसे हमारे ब्लड में आरबीसीज हो गई, बहुत सारे हमारे बोन्स की जो कार्टिलेज होती हैं उन्हें समय समय पर रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, हमारी इंटेस्टाइनल जो पूरा जो जीआईटी है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसमें भी सेल्स का जो होता है समय समय से रिपेयरिंग होती है, यानी कि नए सेल्स को लाया जाता है, पुराने वराने जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें लाइसोसोम क्या करती है, डाइजेस्ट कर देती है। ये सब क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, आउटसाइड द सेल। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखो यहाँ पे कुछ प्रोसेस आपको आती है, ऑटोलिसिस, समझते हैं क्या, ऑटोलिसिस। ये सब क्या है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शन, सारे फंक्शन ही पढ़ रहे हैं, डाइजेशन कैसे करती है वैसे करती है। ठीक है, अब ऑटोलिसिस होता है, सेम प्रोसेस होती है जैसा कि ऑटोफेगी था। ठीक है, ऑटोफेगी की मतलब क्या होता था कि सेल में कुछ जो कचरा है उसे हम हटाते थे, डाइजेस्ट करते थे। बट अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि सेल को या पूरे सेल या आसपास के कुछ टिश्यूज को ही रिमूव करना पड़ जाए, तो जो ऑटोफेगी यहाँ पे एक छोटे लेवल पे हुई थी वो क्या होगी, बड़े लेवल पे हो जाएगी। तो ऑटोफेगी अगर बड़े लेवल पे हो जाए, यानी पूरे सेल को डिस्ट्रॉय कर दे, या किसी बॉडी पार्ट को डिस्ट्रॉय कर दे, या किसी टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर दे, डिस्ट्रॉय का मतलब डाइजेस्ट कर दे। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, ऑटोलिसिस। ठीक है, ऑटोलिसिस क्या है, हाई लेवल पे किया गया एक ऑटोफेगी है। ठीक है, तो ऑटोलिसिस इट इज अ सेल्फ, इट इज अ सेल्फ डाइजेशन। क्या था ये, सेल्फ डाइजेशन ऑफ, सेल्फ डाइजेशन ऑफ सेल्स, टिश्यू और सम बॉडी पार्ट्स, सम बॉडी पार्ट्स। इसका हमारे बॉडी में क्या होता है, फ़ायदा होता है। ठीक है, फ़ायदा कैसे, जैसे कि जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेट में होते हैं, यानी हमारी जब हम बच्चा जो होता है वो कहाँ पे होता है, उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता रहता है यूट्रस में, तब बहुत सारे सेल ऑर्गेनल बनते हैं, बहुत सारे ऑर्गेन बनते हैं, सॉरी सेल ऑर्गेनल नहीं, ऑर्गेन्स। ठीक है, जिनका कि एडल्ट फॉर्म में नीड नहीं होती है, तो वहाँ पे जो प्रोसेस होता है क्या होता है, ऑटोलिसिस का, पूरे उस टिश्यू या पूरे उस ऑर्गन यानी सब बॉडी पार्ट को ही रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो इसका एक फ़ायदा भी है। ठीक है, बहुत सारे समय समय पे मतलब कि एम्ब्रियोनिक स्टेट में होता रहता है। देखो अब दूसरा बात आती है यहाँ पे, टैडपोल लार्वा में ऑटोलिसिस का एग्जाम्पल है। अब हम क्या पढ़ रहे थे, लाइसोसोम का फंक्शन, जिसमें कि उसका एक ऑटोफेगी का एक बड़ा फॉर्म है जिसे हमने क्या बोल दिया, ऑटोलिसिस। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल है क्या, हमने बोला कि सम बॉडी पार्ट को रिमूव कर देना, तो ये हमारे पास टैडपोल लार्वा में पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है बाद बाद में, जिसे हम बोलते हैं क्या, मेटामॉर्फोसिस, इट हेल्प इन मेटामॉर्फोसिस। कहाँ पे होता है, टैडपोल लार्वा में, इसमें टैडपोल लार्वा में। टैडपोल लार्वा क्या होता है, उसमें क्या होती है, जो टेल्स होती है, मतलब जब वो छोटा रहता है जो टेल होती है। ठीक है, टेल को लाइसोसोम क्या करती है, पूरी टेल को ही डाइजेस्ट कर देती है, उसे मतलब इन द बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोलिसिस, जिसे हम बोलते हैं क्या, मेटामॉर्फोसिस।
टैडपोल में क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। टैडपोल आराम होता है, किसके हेल्प से होता है, कैथेप्सिन, स्पेशल एंजाइम होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, कैथेप्सिन, कैथेप्सिन, विद द हेल्प ऑफ कैथेप्सिन। कैथेप्सिन की हेल्प से क्या करते हैं, टैडपोल के लार्वा को पूरा डाइजेस्ट कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ द लाइपोसोम, और उस लाइपोसोम में एंजाइम भरे होते हैं, क्या होते हैं, कैथेप्सिन बोलते हैं उसे, ठीक है। और ये प्रोसेस क्या बोलती है, मेटामॉर्फोसिस। तो ऑटोलिसिस का एक एग्जांपल है क्या, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, ये लाइसोसोम, लाइसोसोम पूरा हुआ खत्म, ठीक है। इसीलिए देखो, इसीलिए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। कभी कभी क्या बोलते हैं, ये ऑटोलिसिस जब होती है, हाई लेवल पे हो जाती है, तो इस पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देती है, पूरे बॉडी पार्ट को डाइजेस्ट कर देती है, और इसलिए यहाँ पे लिख सकते हो, सो इट इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ठीक है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। चलो अब बात करते हैं हम किसकी, वैक्यूल की, किसकी बात करेंगे, वैक्यूल्स की। तो प्लांट के इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, और कौन आता है, याद करो, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं होते, ठीक है। याद देखो, वैक्यूल्स क्या है, वैक्यूल एक बैग लाइक स्पेस होता है सेल में, क्या होता है, बैग लाइक स्पेस होता है जिससे हम बना रहे हैं यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं यहाँ से, चलो इस इधर बनाए तो इसको रिमूव कर देते हैं, और इस सेल को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, लो, क्योंकि हमारे पास थोड़ा स्पेस हो जाए, लो सेल को थोड़ा हम ऐसे कर लेते हैं, ये रही हमारे पास सेल, ये सब, चलो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है सेल। अब देखो यहाँ पे क्यों क्या होती है, बैग लाइक स्पेस होता है, हम यहाँ पे तो छोटा बना रहे हैं, बट इट इज क्या नाम रहा है, वैक्यूल्स, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें कि वेस्ट मटेरियल भरे होते हैं, ठीक है, और साथ में कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी भरे होते हैं, जैसे कि सम इनएक्टिव एंजाइम्स हो सकते हैं, कुछ हार्मोन कुछ पिगमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। बट जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा है, इसके जो अंदर जो लिक्विड भरा है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल सैप, क्या बोलते हैं, सेल सैप। तो साइटोप्लाज्म और सेल सैप में डिफरेंट होता है। अब देखो, जो प्लांट की सेल होती हैं, यानी जो प्लांट है, प्लांट की पूरी बॉडी है, वहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। जैसे कि हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में सेल्स में कुछ भी अगर एक्सक्रीट होता है, कुछ भी एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, उसे हम डायरेक्ट क्या करते हैं, ब्लड में ट्रांसफर करते हैं, ब्लड हमारा कहाँ भेज देता है, किडनी के पास, ठीक है, किडनी क्या करती है, उसका एक्सक्रीशन कर देती है। बट प्लांट के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, तो प्लांट क्या करती है कि अपने सारे जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उसे कहाँ भेज देती है, इस वैक्यूल्स में, ठीक है। अब देखो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, वैक्यूल्स क्या है, इट इज अ मेम्ब्रेनस स्पेस, क्या है, मेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है, फिल्ड विथ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, एंड सम यूजफुल सब्सटेंस लाइक इनएक्टिव एंजाइम, इनएक्टिव एंजाइम्स एंड पिगमेंट, पिगमेंट, और इस पिगमेंट के आगे ब्रैकेट में लिखना आप यहाँ पे एंथोसायानिन, क्या लिखना, एंथोसायानिन। क्यों, ये जो है नीट में आ चुका है, और ये जो होता है कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट। और जो और पिगमेंट कहाँ होते हैं, लिपिड में, लिपिड में जो होता है वो लिपिड, सॉरी, प्लास्टिड में जो होता है वो कैसा होता है, लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कैरोटीन हो गया, ये सब, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम, जेंथोफिल्स, कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, उसके एग्जाम्पल्स हैं सब। तो वाटर सॉल्युबल होता है कौन, एंथोसायनिन, जो कहाँ होता है, वैक्यूल्स के अंदर। तो हमने क्या बात किया, इट इज अ मेम्ब्रेनस स्पेस filled with waste material and some useful substance like inactive enzymes and pigments like anthocyanin, ठीक है। it membrane it its membrane
इज नोन एज, इसका जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, वो किससे भरा होता, उसको हम अलग एक नेम देते हैं जिसे बोलते हैं क्या, हम टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट। यहाँ पर हमने उस सेल टाइप वाली बात नहीं लिखी ना, लिख देते हैं यहाँ पे ईटीएम मेम्ब्रेनस स्पेस फिल्ड विथ मटेरियल, ठीक है, एंड फ्लूइड इज नोन एज सेल सैप, ठीक है, सेल सैप बोलते हैं उसे। आ रही बात समझ में? इट्स मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनोप्लास्ट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है। अब देखो, मोस्ट ऑफ द पार्ट मतलब अबाउट 90% पार्ट जो होता है सेल का वैक्यूल कवर किया रहता है। क्या कवर किया जाता है? वैक्यूल, ठीक है। कितना लिखेंगे? अबाउट 90% पार्ट ऑफ सेल, कौन सा सेल? प्लांट की सेल, ठीक है, कवर्ड बाय वैक्यूल्स। अभी तक हमने क्या बात किया कि वैक्यूल्स में वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, वैक्यूल में फील्ड होता है लिक्विड, इसे हम बोलते हैं क्या, सेल सैप। सेल सैप में अंदर क्या होता है? वेस्ट मटेरियल होते हैं। वेस्ट मटेरियल के साथ क्या होता है? यहाँ पे कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं। हमने बात किया एंथोसाइनिन की, जो कि आ चुका है कहाँ पे? आपके नीट एग्जाम में, ठीक है। अब देखो 90% पार्ट्स जो होता है इसका क्या होता है? कवर होता है ऑफ सेल का वैक्यूल से। कभी कभी क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल इतना हो जाता है कि पूरा सेल ही, मतलब ये सब जो सेल ऑर्गेनेल्स उसे ख़त्म करना पड़ता है सेल को, ठीक है, और पूरा जो वेस्ट मटेरियल को वैक्यूल्स अपने आप भर के इस पूरे सेल को ही कवर कर लेती है और फिर इस सेल को डाइजेस्ट कर दिया जाता है। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब देखो वैक्यूल्स का बात हमारे पे चल रही है। अब वैक्यूल्स के अंदर क्या आता है? वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल अंदर होगा मतलब कि इसके अंदर आयंस होंगे, इसके अंदर कुछ सब्सटेंस है, तो इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है। तो लिख सकते हो यहाँ पे कि कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप, किसका? सेल सैप इज मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वाटर के साथ जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? यहाँ पे इंटर करते हैं, इसके अंदर भरता जाता है, ठीक है। अब देखो वाटर जो हमेशा मूव करेगा, कहाँ पे मूव करता है? हाइपर टॉनिक की तरफ, ठीक है। तो हाइपोटॉनिक कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो क्या बोलते हैं इसे? हाइपरटॉनिक। और ये कैसा है? हाइपोटॉनिक। तो इसके अंदर हाइपोटॉनिक, बाहर हाइपोटॉनिक, अंदर हाइपोटॉनिक। तो जो होता है फ्लो होता है किसका? वाटर का, हाइपो से हाइपर। किसान से कहाँ तक? हाइपो से हाइपर। तो साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में इंटर कराने के लिए वैक्यूल्स क्या करती है कि ये खुद यहाँ पे प्रोटीन पंप की वजह से, ठीक है, यहाँ पे पंप प्रोटीन की वजह से अपने अंदर का कंसंट्रेशन जो होता है ये खुद इंक्रीज करके रखता है। कौन? वैक्यूल। वैक्यूल इटसेल्फ कीप कंसंट्रेशन लेवल हायर देन द किसके? साइटोप्लाज्म के साथ, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म से इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो हायर होता है। अब देखो वैक्यूल क्या करता है? वेस्ट मटेरियल का यहाँ पे कर रहा है स्टोरेज, ठीक है। और इस कभी कभी क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि पूरे सेल को ही वैक्यूल्स में कन्वर्ट करके फिर डाइजेस्ट कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, सेल को डेड कर दिया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है? आगे बात करते हैं। ये रहा हमारे पास वैक्यूल्स। अब देखो अगर हमारे पास कहीं पे भी अगर वैक्यूल्स का नाम आता है, वैक्यूल्स का नाम आएगा, अगर कुछ नहीं लिख रखा है, अभी हमने एक वैक्यूल्स पढ़ा, क्या ये जो बाहर से आ रहा है इसे क्या बोलते थे हम? फूड वैक्यूल्स, ठीक है। कुछ भी चीज़ अंदर ले रहे हो क्या होते हैं? फूड भरा होता है बैग में, उसे हम क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल्स जो होता है वो कहाँ होते हैं हमारे पास? प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा के मेंबर में फूड वैक्यूम होता है, जैसे पैरामीशियम में, ठीक है। तो फूड वैक्यूल्स वहाँ पे होते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात करें तो कहाँ पे होता है? अमीबा में, ठीक है। अगर ओनली वैक्यूल की बात करें तो किसकी बात हो रही है? सैप वैक्यूल्स की, ठीक है। लिख लेना यहाँ पे आप अपने से, मैं नहीं लिखूंगा इस बात को, ठीक है। चलो लिख ही लेते हैं। इफ ओनली वैक्यूल इज गिवन, इफ ओनली vacuoles are given in questions,
देन क्या होगा, सैप वैक्यूल्स आपको मानना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। एनसीईआरटी में दे रखा है हमारे पास है क्या, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहाँ पे होता है, अमीबा में। अमीबा कैसा है, प्रोटिस्टा का मेंबर है, ठीक है। अब अमीबा में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। देखो जो छोटे एनिमल्स हैं, यानी जो छोटे, मतलब छोटे का मतलब हो गया हमारे पास जैसे प्रोटिस्टा हो गया, या एनिमलिया में भी अगर जो छोटे होते हैं, मतलब जैसे स्पॉन्जेज हो गया, इनमें भी जो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर जिसे हम बोलते हैं, उसका मेन फंक्शन होता है ऑस्मो रेगुलेशन। यानी ऑस्मो रेगुलेशन मतलब कि आयंस और वाटर को बैलेंस करना बॉडी में, ठीक है। अब समझना कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो होता है वो कैसा होता है। ये रहा हमारे पास अमीबा की बॉडी, ठीक है, सीडोपोडिया हो गया अमीबा का। अब देखो अमीबा के अंदर क्या होता है, कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। अब देखो ये क्या है, पानी में है। अब ये अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म। अमीबा का क्या है, साइटोप्लाज्म। बाहर क्या है, वाटर। तो अंदर क्या है, कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो कैसा हुआ, हाइपरटोनिक। बाहर कंसंट्रेशन कम, तो कैसा हुआ, हाइपोटोनिक। तो वाटर किधर से फ्लो होगा, हाइपो से हाइपर, तो वाटर यहाँ पे फ्लो होता है, ठीक है। अब अगर ऐसा ही होता रहा, अगर वाटर अंदर आता रहा, वाटर अंदर आता रहा, तो अमीबा क्या होगा, बस्ट हो जाएगा, मतलब अमीबा की बॉडी मर जाएगी, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अभी जो वाटर आता है इसके अंदर भर जाता है, भर गया इसके अंदर, ठीक है। अब जब ये वाटर जो मटेरियल्स हैं साथ में, अमीबा के अंदर जो मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल, वो भी इसके साथ होते हैं, तो इससे इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो धीरे धीरे जो वेस्ट मटेरियल और वाटर की एंट्री जाती है इसके अंदर, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है कि एक टाइम के बाद ये बैग लाइक स्ट्रक्चर क्या होती है, फ्यूज होती है यहाँ पे, और इनका जो वेस्ट मटेरियल है उसे क्या करते हैं, बाहर, अमीबा क्या करती है, बाहर निकाल देती है, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पे बैग लाइक स्ट्रक्चर आते हैं, ठीक है, तो इनका जो नेचर होता है थोड़ा कंट्रेक्टाइल टाइप का नेचर है। क्या करती है, आपस में संकुचित होती है, मतलब कंट्रेक्टाइल होती है ऐसे ऐसे, ठीक है। और कंट्रैक्ट होके ये अपना जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या करती है, अमीबा से बाहर निकाल देती है, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं इसे हम, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो इसके अंदर क्या है, ये कौन सा कैसा वैक्यूल है, कॉन्ट्रेक्टाइल, क्योंकि इसका जो नेचर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करके वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देता है अमीबा की बॉडी से। आ रही बात समझ में, ये रहा हमारे पास अमीबा। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहाँ पे होता है, अमीबा में। और फूड वैक्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट। कुछ फूड वैक्यूल्स कहाँ होते हैं, फूड वैक्यूल्स की बात की एनसीईआरटी, कहाँ पे होते हैं, तो हम अदर प्रोटिस्टन में, प्रोटिस्टा का सब मेंबर में होता है फूड वैक्यूल, ये भी प्रोटिस्टा का मेंबर है, पर यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल क्यों है, क्योंकि इसका जो नेचर होता है, जब ये वेस्ट मटेरियल को बाहर निकलता है तो क्या बोलते हैं इसे, कॉन्ट्रेक्टाइल, कॉन्ट्रैक्ट करती है और वेस्ट मटेरियल को अमीबा की बॉडी से बाहर कर देती है, ठीक है। अब आज हमने क्या क्या पढ़ा, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। चलो अब आज एनसीईआरटी रिवाइज करते हैं। आ जाओ, खोलो एनसीईआरटी। क्या है हमारे पास, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। While each of membranous organelles is distinct in terms of its structure and function, ठीक है। अब देखो many of these are considered together as an endomembrane system। बोल रहा है कि हमारे बॉडी में बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती हैं, उनका अलग अलग फंक्शन होता है, बट इनमें से जो कुछ होती है उसको हम इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में लेते हैं। जैसे कि कौन सा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, ठीक है। आगे क्या लिखता है कि यहाँ पे फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आल्सो इज अ membrane bound cell organelle, but the function of these cell organelles are not coordinate to each other, so it is not considered as a endomembrane system। आ रही बात समझ में, चलो आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, मतलब हमने थोड़ा अच्छा खासा बना लिया, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत विजिबिलिटी बहुत क्लियर होती है छोटे छोटे चीज़ों को देखने का, ठीक है। तो हमने देखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे देखा कि तो यहाँ पे कुछ नेटवर्क होता है, मैंने बात किया कि रेटिकुलम का मतलब क्या है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, एंड वो क्या होती है, पूरा अपना नेटवर्क फैला होती है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर। एंड टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है साइटोप्लाज्म में फैली होती है, जिसे हम बोलते हैं क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट। हमने बात किया था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का खुद का ल्यूमेन, ठीक है, खुद का स्पेस, और बाहर का साइटोप्लाज्म। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस पूरे सेल के साइटोप्लाज्म को
सेल के साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इंट्रासेलुलर स्पेस को 2 पार्ट में, इंट्रा मतलब इनसाइड द सेल, ठीक है, सेलुलर स्पेस का मतलब पूरा स्पेस, उसको क्या किया 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। दैट इज द क्या हो गया, एक हो गया जो अंदर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला पार्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं इंट्रा सेलुलर, यानी ल्यूमिनल, ल्यूमेन में पार्ट अंदर जो होता है उसे ल्यूमेन बोलते हैं, और जो बाहर का हो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट, ठीक है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शो राइबोसोम अटैच्ड विद देयर आउटर सरफेस। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो सिस्टर्नी होती है, जो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेनस फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो क्या होती है, उसके ऊपर होता है राइबोसोम, विद द अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ राइबोफोरिन्स। हरी बात समझ में। अब देखो जहाँ पे राइबोसोम दे रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम दे अपीयर स्मूथ, तो जहाँ के ऊपर जिसके ऊपर राइबोसोम लगा है वो रफ जैसा दिखेगा, और जो टिब्यूल्स होते हैं जिनके पास की राइबोसोम नहीं होता है, ठीक है, वो कैसा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER is frequently observed in the cell actively involved in the protein synthesis and secretion। हमने बात किया ना कि इन सिस्टर्नी और टिब्यूल्स, सिस्टर्नी यानी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनका जो नंबर है हम इंक्रीज भी कर सकते हैं एट द रिक्वायरमेंट। तो बोल रहा है कि जिनके पास क्या लिख रहा है कि जो एक्टिवली इन्वॉल्व होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है, उनके पास तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं। मतलब आ रही बात समझ में। फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व मतलब कि मोस्टली देखा गया है, हमने बोला ना कि नंबर को अपना इंक्रीज कर लेती हैं। अब दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। हमने बोला ना कि न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर निकली होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइक सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। देखो द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ठीक है। लिपिड का सिंथेसिस जिस सेल में होगा वहाँ पे ट्यूब्यूल्स की संख्या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, और ये क्या करते हैं लिपिड सिंथेसिस में वर्क करते हैं। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब बात करते हैं किसी गोल्जी बॉडी की या गोल्जी ऑपरेटस। कैमिलो गोल्जी ने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है। फर्स्ट ऑब्जर्व किया था डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, ठीक है, नियर द न्यूक्लियस बोल रहा है, प्लस कोजली एसोसिएटेड होती है किससे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में न्यूक्लियस के पास ही होता है, हरी बात समझ में। देखो दीज वर लेटर नेम एज ए गोल्डी गॉजी, इनके नाम पे। दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट फ्लैट डिस्क लाइक सैक्स, जिससे हमने क्या बोला सिस्टर्नी, यहाँ पे भी सिस्टर्नी होते हैं, डिस्क लाइक एक दूसरे के ऊपर स्टैक होती हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दे कंसिस्ट मैनी फ्लैट डिस्क से सिस्टर्नी, जिनका कि डायमीटर आधा से कैसे करना है आधा सेक होता है, एंड दीज आर स्टैक पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर क्या होती है स्टैक होती हैं, इन द फॉर्म कंसेंट्रिकली अरेंज होती हैं। देखो आगे लिख रहा है ना, द गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विथ डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस और द फॉर्मिंग फेस, ठीक है। जो न्यूक्लियस साइड होती है या टुवर्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोल सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं सिस कॉन्वेक्स एंड फॉर्मिंग, एंड जो टुवर्ड द साइटोप्लाज्म की तरफ होती है उससे हम क्या बोलते हैं ट्रांस मैच्योरिंग फेस, या बोल देते हैं हम क्या कॉनकेव, उसके स्ट्रक्चर के आधार पे। अब देखो क्या बोल रहा है कि दीज गॉल्जी ऑपरेटर्स प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है, टू बी डिलीवर्ड इधर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट और सेक्रेटेड आउटसाइड द मेम्ब्रेन सेल, ठीक है। पैकेजिंग को मतलब कि जो लिपिड और प्रोटीन मॉडिफाइड फॉर्म में हुआ है, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बना है उसे भी बाहर भेजना होगा, तो भी प्रोसेस क्या होगी सिक्रीशन। गोल्जी बॉडी में भी जो वैसा क्या पैक होकर मैच्योर फॉर्म में जो बनेगा बनेगा मतलब लिपिड और प्रोटीन एज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, उससे भी बाहर भेजने का काम कर दिए तो सिक्रीशन, और अंदर अगर यूज हो गया तो अंदर यूज हो जाएगा, ठीक है। क्या बोलता है यहाँ पे इधर इंट्रासेलुलर टारगेट, यानी कि अगर इंट्रासेलुलर इनसाइड द सेल में जरूरत है तो सेल पे दे देंगे, अदरवाइज सिक्रीट कर दिया गया आउटसाइड से। तो गोल्जी बॉडी के अंदर वेसाइकल में यूजफुल सबस्टेंस है, तो यूजफुल सबस्टेंस को बाहर निकालना क्या बोलते हैं सिक्रीशन। चलो आगे देखते हैं। देखो दिस एग्जांपल व्हाई दिस एक्सप्लेन व्हाई द गोल्जी apparatus remains क्लोज विच, देखो यहाँ पे आगे इससे पहले वाली लाइन छूट गई थी, मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल फ्रॉम द मैच्योरिंग फेज, ठीक है। देखो हाँ यहाँ पे देखो मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
ये बोल रहा है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मटेरियल को वेसिकल में पैक कर देती है उसको क्या करते हैं हम फ्यूज करा देते हैं किसके साथ, सिस फेज के साथ। हमने बताया था ना, ये सिस फेज के साथ हमने क्या करा दिया है, फ्यूज। ये क्या है, सिस फेज। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो मटेरियल हमने भरा उसको हमने सिस फेज के साथ क्या किया, यहाँ पे लगा दिया, फ्यूज करा दिया, ठीक है। एंड मूव टूवर्ड द मैच्योरिंग फेज, धीरे धीरे क्या करता है, इसे मूव कर देते हैं मैच्योरिंग फेज। और जैसे जैसे मूव होता है गोल्जी बॉडी इस लिपिड और प्रोटीन को क्या करती है, मैच्योर कर देती है, यानी मॉडिफाई कर देती है। लिख रहा है ना कि मैच्योरिंग फेज। अब देखो, दिस एक्सप्लेन व्हाई द गोल्जी apparatus रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए क्योंकि ये जो वेसाइकल्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैक किया है उसी को गोल्जी बॉडी अपने अंदर लेके मैच्योर कर रही है। इसीलिए बोल रहा है कि यही रीजन है कि जो गोल्जी बॉडी होती है वो क्लोजली एसोसिएटेड होती है किसके साथ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। चलो, a number of proteins synthesized by ribosome on the endoplasmic reticulum। इन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो वेसिकल्स में जो प्रोटीन पैक हुए हैं विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम आर पैक्ड इन दिस वेसिकल्स आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी ऑपरेटर्स बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इस ट्रांसफेज। तो अपने ट्रांसफेज से जब ये रिलीज होने से पहले ही क्या होते हैं, यहाँ पे पूरे मैचुरेशन की प्रोसेस खत्म हो जाती है और उन्हें फिर पैक कर दिया जाता है। गोल्जी ऑपरेटर्स इज इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड द ग्लाइकोप्रोटीन्स, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड को यूज करती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड द ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। अब बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को हमने बहुत सारा देखा, पर यहाँ पर एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा दे रखा है। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर formed by the process of packaging in Golgi apparatus, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी में ही कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं उनको गोल्जी बॉडी मॉडिफाई कर देती है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में, एंड दिस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पैक्ड विथ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज नोन एज द लाइसोसोम। अरे बात समझ में? अगर क्वेश्चन में हमारे पास दे दे कि लाइसोसोम की कौन बनाता है तो गोल्जी बॉडी, अगर ऑप्शन गोल्जी बॉडी ना हो तो कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, क्योंकि ये यहीं से आ रहे हैं। देखो, these isolated lysosomal vesicle have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzyme, that is the hydrolase बोलते हैं इसे। और हाइड्रोलोजेज में कौन कौन होता है, लाइपेजेज होता है, प्रोटीजेज होता है, कार्बोहाइड्रेजेज होता है, न्यूक्लियजेज होता है, ठीक है। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। हमने क्या बोला, जो प्राइमरी लाइसोसोम होता है वो कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। और जब ये अपने साथ में अंदर वाले मटेरियल को लो या बाहर वाले मटेरियल को लो, ठीक है, तो क्या करते हैं, इसके अंदर प्रोटॉन पंप के थ्रू हम H+ को आयन को भर देते हैं, जिससे इसका जो इन्वायरमेंट होता है अंदर का एसिडिक हो जाता है, और जो इनएक्टिव एंजाइम वो क्या हो जाते हैं, एक्टिव एंजाइम, एक्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब बात करते हैं वैक्यूल्स की। द वैक्यूल्स इज अ मेम्ब्रेनस बाउंड स्पेस। हमने क्या लिखा था कि वैक्यूल क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, ठीक है, in the cytoplasm में it contains water sap excretory product and other material not useful for the cell। इसके लिए हमने क्या बोल दिया था कि वेस्ट मटेरियल इसमें भरा होता है। अब देखो क्या लिखता है यहाँ पे, द वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। तो हमने क्या बात किया यहाँ पे कि वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, टोनोप्लास्ट। चलो आगे देखते हैं। एंड इन प्लांट सेल द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। हमने क्या बोला, कभी कभी तो 100% ऑक्यूपाई कर लीजिए, ठीक है। इन प्लांट द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या बोल रहा है कि इन टोनोप्लास्ट, क्या बोलता है कि इन प्लांट द टोनोप्लास्ट, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, हमने क्या यहाँ पे बताया कि यहाँ पे कुछ प्रोटॉन पंप लगे होते हैं। क्यों, सॉरी, यहाँ पे जो होते हैं क्या, पंप प्रोटीन लगे होते हैं। पंप प्रोटीन क्या करते हैं, इसके अंदर कंसंट्रेशन है ज़्यादा, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है। क्या, तो मैंने बोला कि वैक्यूल जो होता है वो खुद अपना कंसंट्रेशन बढ़ा के रखता है विद द हेल्प ऑफ द पंप प्रोटीन, ठीक है। तो वैक्यूल क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख रखा है ना, और पैक आयन चैनल्स, आयन चैनल्स उसे बोलते हैं, पंप प्रोटीन आयन चैनल्स उसी को बोलते हैं, ठीक है। आयन चैनल्स की मदद से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको हम पढ़ाएंगे अभी आगे, ठीक है। तो क्या लिख रहा है, इन प्लांट द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट into the vacuoles, hence their concentration is significantly higher in the vacuole than the cytoplasm। हमने यहाँ पे बताया था कि साइटोप्लाज्म का जो कंसंट्रेशन होता है वो वैक्यूल के कंसंट्रेशन से कम होता है, दैट इज हाइपरटोनिक होता है वैक्यूल, और हाइपोटोनिक होता है साइटोप्लाज्म। अब देखो,
इसका क्या फ़ायदा होता है कि जो वाटर होता है वो तो इसके साथ चला जाता है, कहाँ? तू डाल डाल हम पात पात, तो जहाँ पे आयन मटेरियल्स सब्सटेंस ज़्यादा है यानी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर वहाँ पे अपने आप चला जाता है, यानी कि वाटर मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक कंडीशन टू हाइपरटोनिक कंडीशन। दैट इज वाटर का मूवमेंट कहाँ पे होता है? फ्रॉम हाइपो टू हाइपर। कैसे याद रखोगे? हाइपो टू हाइपर। चलो बात करते हैं कहाँ पे। अब आगे, इन अमीबा कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो मेन फंक्शन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन, अमीबा के बॉडी में वाटर का और आयन का जो बैलेंस बना के रखना, और साथ में वेस्ट मटेरियल का बाहर निकाल देना। हमने बात किया ना कि अमीबा के अंदर का जो इन्वायरमेंट है थोड़ा हाइपरटोनिक है, और बाहर वाटर है वो हाइपोटोनिक है। तो वाटर भरता जाएगा, वाटर भरता जाएगा, तो भाई वो अमीबा के अंदर पानी पानी हो जाएगा, तो वाटर भरने से अमीबा ब्रस्ट हो जाएगा, पूरा बस्ट हो जाएगा, बस्ट फट जाएगा, पर तो अमीबा बचा ही नहीं। तो क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है कौन? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में क्या होते हैं? वाटर और वेस्ट मटेरियल भर जाता है, और जो क्या होता है, इसे सेल के पास लाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के पास, उसे फ्यूज कराते हैं, और क्या होता है वहाँ पे कॉन्टैक्ट होता है, और सीधे वो जो बैग होते हैं वो बस्ट होते हैं, और वो बाहर निकाल देते हैं वेस्ट मटेरियल को। तो वेस्ट मटेरियल के साथ क्या हुआ यहाँ पे? आयंस जो है और जो वाटर है उसका भी बैलेंस हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं? वास्मो रेगुलेशन। एंड हमने बात किया कि फूड वैक्यूल्स जो होते हैं इनगल्फ करते हैं, जैसे कुछ प्रोटिस्टा के मेंबर होते हैं फूड वैक्यूल को अपने अंदर लेते हैं। फूड वैक्यूल ये ऐसा फूड वैक्यूल, ठीक है, इसके अंदर फूड भरा होता है, वो पिनोसाइड फेगोसाइड बताया ना मैंने, पिनोसोम एंड फेगोसोम, पिनोसोम एंड फेगोसोम, ठीक है। अब देखो, इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। अब ये रहा हमारे पास, एनसीईआरटी भी क्लियर हो गई और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी खत्म हो गया। अरे बस आप इसे रिवाइज करना। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी आप रिवाइज करोगे। थैंक यू सो मच।